हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। काइनेटिक्स जो वर्ड है वो काइनेसिस से आया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट या स्पीड। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड, उनके रेट्स और वो रिएक्शंस होते कैसे हैं, यानी उनके मैकेनिज्म्स, इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे। आपने सोचा है कभी कि जब हम एक एप्पल को काटते हैं तो वो कुछ ही मिनट्स में ब्राउन हो जाता है, लेकिन घर के बाहर जो लोहे का गेट है उसको जंग लगने में सालों लग जाते हैं। दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं, एक ऑक्सीडेशन है, लेकिन एक इतना फास्ट और एक इतना स्लो क्यों? बस यही सवाल का जवाब है केमिकल काइनेटिक्स। ये हमें बताता है कि केमिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि रिएक्शन होगा या नहीं, बल्कि ये भी है कि वो रिएक्शन कितनी तेजी से या कितनी धीरे से होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिएक्शंस की स्पीड अलग अलग होती है और काइनेटिक्स इसी क्यू का जवाब देता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आज का रोड मैप है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिएक्शन की स्पीड को पढ़ना जरूरी ही क्यों है। फिर हम सीखेंगे कि रेट को मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री का क्या रोल है रेट में, वो देखेंगे। फिर हम उन फैक्टर्स को जानेंगे जो रेट को कंट्रोल करते हैं, उसको तेज या धीमा करते हैं। और आखिर में हम रेट लॉ का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम स्टेप बाय स्टेप इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वाई स्टडी रिएक्शन स्पीड। देखो बच्चों, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, फीजिबिलिटी, क्या वो रिएक्शन अपने आप हो भी सकता है या नहीं। दूसरा, एक्सटेंट, अगर रिएक्शन होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना कंप्लीट होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, स्पीड, वो रिएक्शन कितनी तेजी से होगा, उसकी रेट क्या है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रिएक्शन को पूरी तरह जानने के लिए उसकी स्पीड को समझना जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में 2 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का फर्क समझेंगे। ध्यान से देखिए, एक तरफ है थर्मोडायनामिक्स और दूसरी तरफ है केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनामिक्स हमसे सवाल पूछता है, क्या ये रिएक्शन होगा, इसकी फीजिबिलिटी क्या है, और इसका जवाब हमें मिलता है गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी से। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फीजिबल है यानी हो सकता है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स टाइम की बात करता है। ये पूछता है, अगर रिएक्शन होगा तो कितना फास्ट होगा। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है डायमंड। थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से डायमंड का ग्रेफाइट में बदलना 100% पॉसिबल है, फीजिबल है। लेकिन काइनेटिक्स हमें बताता है कि ये रिएक्शन इतना ज्यादा स्लो है कि इसमें लाखों साल लग जाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि जो रिएक्शन पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि वो फास्ट भी हो। फीजिबिलिटी और स्पीड 2 अलग अलग चीजें हैं। अब हम इस स्लाइड में केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो 2 चीजों से डील करती है। पहला, रिएक्शन रेट्स यानी रिएक्शन की स्पीड, और दूसरा, देयर मैकेनिज्म्स यानी वो रिएक्शन असल में होता कैसे है, उसका स्टेप बाय स्टेप पाथ क्या है। जैसा मैंने पहले बताया, किनेटिक्स वर्ड ग्रीक किनेसिस से आया है, जिसका मतलब मूवमेंट होता है। इस ब्रांच की नॉलेज से हम रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि काइनेटिक्स हमें रिएक्शन की स्पीड और उसके मैकेनिज्म दोनों के बारे में बताता है। चलिए, अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, मेजरिंग द रेट। अब सवाल ये उठता है कि हम रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे हम गाड़ी की स्पीड नापते हैं किलोमीटर्स पर आवर में, वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को नापने का क्या तरीका है। कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है, चलिए देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम रेट को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब हम इस स्लाइड में रेट का बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, फिजिक्स में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बिल्कुल वही लॉजिक यहां लगता है। केमिकल रिएक्शन का रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हो गई या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ गई। बस उसी चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो, आपको रेट मिल जाएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि रिएक्शन रेट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम है। अब हम इस स्लाइड में आगे के सारे फॉर्मूलाज को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है R, जो टाइम के साथ बदलकर प्रोडक्ट P बना रहा है। रिएक्शन है R गिव्स P।
इस सिंपल मॉडल से हमें रेट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने में आसानी होगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया बस इतना है कि हम R से P बनने वाले रिएक्शन को एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे। ओके बच्चों, इस स्लाइड पर पूरा फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रिएक्शन के रेट को दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक रिएक्टेंट R के टर्म्स में, दूसरा प्रोडक्ट P के टर्म्स में। अब कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट तो खर्च होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रिएक्टेंट के फॉर्मूला में ये नेगेटिव साइन क्यों है? देखो, रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, लेकिन जब आप डेल्टा आर कैलकुलेट करोगे, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। उस नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम फॉर्मूला में एक और नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रेट को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों से निकाल सकते हैं, और रिएक्टेंट के फॉर्मूला में नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब हम रिएक्शन के रेट को एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए एक फाइनाइट टाइम गैप जैसे 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच मेजर करते हैं, तो उस रेट को हम एवरेज रेट कहते हैं। ये उस पूरे टाइम इंटरवल का एक एवरेज वैल्यू देता है। इसकी यूनिट्स की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की सेकंड, तो रेट की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर रिएक्शन में गैसेस हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, तब यूनिट होगी atm पर सेकंड। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एवरेज रेट एक टाइम इंटरवल के दौरान निकाला जाता है। अब हमें स्लाइड में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल का डेटा देखेंगे। रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। स्क्रीन पर जो टेबल है उसमें देखिए, लेफ्ट कॉलम में टाइम दिया है सेकंड्स में, और राइट कॉलम में रिएक्टेंट यानी ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दी है मोल पर लीटर में। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम 0 से 50, 100, 150 सेकंड्स आगे बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.100 से घटकर 0.0905, फिर 0.0820 होती जा रही है। अब इसी डेटा को यूज करके हम आगे एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज ओवर टाइम को ट्रैक करते हैं। अब हम इस स्लाइड में पिछले डेटा को यूज करके एवरेज रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम पहले टाइम इंटरवल यानी 0 से 50 सेकंड्स के लिए रेट निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिए, स्टेप 1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी डेल्टा आर निकालो। ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.0905 माइनस 0.100 जो आया माइनस 0.0095। स्टेप 2 चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी, ये है 50 माइनस 0 यानी 50 सेकंड्स। स्टेप 3 अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालो। फॉर्मूला था माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो ये बनेगा माइनस ब्रैकेट माइनस 0.0095 डिवाइडेड बाय 50, और फाइनली हमारा रिजल्ट आया 1.90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल LS इनवर्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यहाँ एक बार चार्ट है जो अलग अलग टाइम इंटरवल्स के एवरेज रेट को दिखा रहा है। देखो, पहले 50 सेकंड्स में रेट था 1.90, अगले इंटरवल में 50 से 100 सेकंड्स रेट कम होकर 1.70 हो गया, और बाद में 300 से 400 सेकंड्स में रेट और कम होकर 1.10 हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, वो टाइम के साथ धीमी होती जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिएक्शन रेट वक्त के साथ डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में जानेंगे। देखो, एवरेज रेट तो हमें एक पूरे टाइम इंटरवल की कहानी बताता है, लेकिन अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट, जैसे अचानक से t इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स पर एग्जैक्ट स्पीड जाननी हो, तो उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट यूज करते हैं। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको उस पल की स्पीड बताता है। इसको निकालने के लिए हम टाइम इंटरवल डेल्टा टी को इतना छोटा कर देते हैं कि वो ऑलमोस्ट 0 हो जाए। इस छोटे से इंटरवल को हम dt से लिखते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है r इंस्टेंस इक्वल्स टू माइनस dr बाय dt। ग्राफिकली ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व पर उस पॉइंट पर बनाए गए टैंजेंट का स्लोप होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि इंस्टेंटेनियस रेट हमें किसी एक पल की एग्जैक्ट रिएक्शन स्पीड बताता है।
अब हम इस स्लाइड से एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, द रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अभी तक हमने जो भी बात की वो सिंपल R से P बनने वाली रिएक्शन के लिए थी, जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 1 था। लेकिन असल में तो रिएक्शंस बैलेंस्ड होते हैं और उनमें कोएफिशिएंट्स 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो जब कोएफिशिएंट्स अलग अलग हों तब हम पूरे रिएक्शन के लिए एक सिंगल यूनिक रेट कैसे लिखेंगे, ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम आगे देखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम नॉन यूनिट स्टोइकियोमेट्री वाले रिएक्शंस की बात करेंगे। अब इस स्लाइड में दिए गए रिएक्शन को ध्यान से देखो। 2HI gives H2 plus I2। अब आप सबके लिए एक सवाल है, जब H2 का 1 मोल बनता है तो HI की कितने मोल्स कंज्यूम होते हैं? जरा रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री यानी उसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स को देखिए। वहां लिखा है 2HI। इसका साफ मतलब है कि जब 1 मोल H2 बनेगा तो उसके लिए 2 मोल HI यूज हो चुके होंगे। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि HI के गायब होने की स्पीड H2 के बनने की स्पीड से डबल है। तो अब इन दोनों की स्पीड को बराबर कैसे करें? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अलग अलग स्पीशीज के बनने या कंज्यूम होने की स्पीड उनके स्टोइकियोमेट्री के कारण अलग अलग हो सकती है। अब इस स्लाइड में पिछली प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर हम चाहते हैं कि पूरे रिएक्शन का एक सिंगल यूनिक रेट हो तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। हम हर स्पीशीज के रेट ऑफ चेंज को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। पिछले एग्जाम्पल में HI का रेट डबल था, तो उसको औरों के बराबर लाने के लिए हम उसके रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, रेट इज इक्वल टू -1/2 इंटू डेल्टा HI बाई डेल्टा T, और H2 और I2 के कोएफिशिएंट्स 1 है तो उन्हें 1 से डिवाइड करेंगे, जो वही रहेगा। ऐसा करने से ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं और हमें रिएक्शन का एक यूनिक रेट मिल जाता है। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रेट को यूनिक बनाने के लिए कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। अब हम इस स्लाइड से अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रेट। हमने रेट को मेजर करना सीख लिया, स्टोइकियोमेट्री का इफेक्ट भी देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको चेंज करके हम रिएक्शन की स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी तेज या धीमा कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। इस स्लाइड में हम उन मेन फैक्टर्स को देखेंगे जो रिएक्शंस की स्पीड को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली 3 की फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लॉजिक सिंपल है, जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा टक्कर यानी कोलिजन्स होंगे और रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेजी से मूव करते हैं, जिससे इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं और रेट बढ़ जाता है। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो खुद रिएक्शन में कंज्यूम हुए बिना रिएक्शन को एक फास्टर पाथ प्रोवाइड करता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस पहले फैक्टर यानी कॉन्सेंट्रेशन पर रहेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रेट को कंट्रोल करने वाले 3 मुख्य फैक्टर्स हैं। चलिए अब हम इस स्लाइड से इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रेट लॉ। रेट लॉ बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि रिएक्शन की स्पीड उसके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर एग्जैक्टली कैसे डिपेंड करती है। क्या कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगा या 4 टाइम्स होगा या उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सब हमें रेट लॉ से पता चलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब इस स्लाइड में हम रेट लॉ की जनरल फॉर्म देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, स्मॉल a मोल्स ऑफ A प्लस स्मॉल b मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट्स। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, rate equals to K multiplied by concentration of A raised to the power X multiplied by concentration of B raised to the power Y। यहाँ पर ये जो K है ये एक कांस्टेंट है जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। A और B रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं और ये जो पावर्स हैं X और Y ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम अगले स्लाइड में डिटेल से बात करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रेट लॉ का एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है। बच्चों, इस स्लाइड पर जो लिखा है उसको अपने दिमाग में, अपने नोट्स में हमेशा के लिए अच्छे से बिठा लो। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा कैच है। जो रेट लॉ में एक्सपोनेंट्स हैं x और y, वो हम रिएक्शन को देखकर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स a और b से डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है कि x a के बराबर हो और हो सकता है कि ना हो। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। x और y की वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके ही पता लगा सकते हैं।
इसलिए रेट लॉ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रेट लॉ के एक्सपोनेंट्स एक्सपेरिमेंट से आते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं। अब इस स्लाइड में हम रेट लॉ की फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। रेट लॉ क्या है? ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो एक रिएक्शन के रेट को उसके रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करती है, और इसमें जो हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर होती है उस पावर को, जिसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रेट लॉ रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का एक एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है। तो चलिए आज का टॉपिक हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन उस रेट लॉ इक्वेशन में जो K है यानी रेट कांस्टेंट, वो आखिर है क्या? उसकी वैल्यू हमें उस रिएक्शन के बारे में क्या खास इन्फॉर्मेशन देती है? इसके बारे में आप सोचिए और इस पर हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है आपको अगले टॉपिक के लिए क्यूरियस करना कि K की सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।